हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का तीसरे पार्ट में। और हम लोग यहाँ पर पीरियोडिक टेबल को अब आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को न्यूलैंड्स के बारे में बताया था और डोबनायरन के बारे में बताया था। तो जब डोबनायरन ने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया, उसके बाद न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने लगभग 18-20 एलिमेंट को सही से अरेंज किया। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया और एक रेगुलर इंटरवल पर रखा, लेकिन किसी का सही ज्यादा साबित नहीं हो पाया। एक उसी घड़ी में एक थे लोथर मेयर करके साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था लोथर मेयर। उन्होंने भी काफी ट्राई किया और उन्होंने कर्व बनाया और उस कर्व के आधार पर उन्होंने कहा कि एक कर्व टाइप बनाया था, ठीक है ना। ऐसे इनके बारे में पढ़ा नहीं जाता, लेकिन किसी किसी किताब में लिखा होता है, फॉरेनर किताब में लिखा होता है, कुछ जो विदेशी किताब होते हैं ना, उन विदेशी किताब में मैंने चूंकि 11th-12th में पढ़ा था तो मैंने देखा था। तो लोथर मेयर कर्व बोलते हैं इसको। तो एक कर्व भी उन्होंने बनाया था और उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को इस पे रखा था, जैसे कि लिथियम को शायद ऊपर रखा था, सोडियम को ऊपर रखा था और कार्बन को शायद बीच में, ऐसे करके उन्होंने पता नहीं बहुत ही अजीब तरीके का बनाया था। लोथर मेयर उनका नाम था। लेकिन ये भी कारीगर नहीं हुआ, ये भी फेल हो गया। डोबेनायरर और न्यूलैंड के बाद जो सबसे ज्यादा कारीगर हुआ वो थे मेंडलीव। मेंडलीव साइंटिस्ट थे, बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट। 1869 में, ठीक है ना, 1869 में मेंडलीव ने उस समय तक 1869 तक 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स वेयर नोन। तो उस समय तक जब 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी तो मेंडलीव ने उन 63 एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए और उनमें रखा, और वो लगभग लगभग सारे एलिमेंट्स को उन्होंने सही रखा। बात समझ में आ रही है ना। उन्होंने लगभग सारे 63 एलिमेंट्स को उन्होंने सही रखा था। तो मेंडलीव का बहुत बहुत बड़ा योगदान है आज के पीरियोडिक टेबल में। मैं अभी आगे कंपेयर करके भी दिखाऊंगा आज के पीरियोडिक टेबल को और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को। मेंडलीव ने किया क्या, जरा पहले उनकी कहानी सुन लेते हैं कि उन्होंने किया क्या था। मेंडलीव ने देखा कि भैया जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। कौन कौन से? एक हाइड्रोजन हो गया और दूसरा ऑक्सीजन हो गया। इन्होंने देख लिया कि भैया ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। उन्होंने कहा अच्छा बेटा। उन्होंने बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को क्या किया, सबको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया और फिर सबको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया और हाइड्राइड बनाया, सबका हाइड्राइड बनाया। जैसे सोडियम का कराया होगा तो सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम का कराया होगा तो मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम का कराया होगा कैल्शियम हाइड्राइड से, ऐसे ही। फिर उन्होंने ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ सबकी रिएक्शन कराई और ऑक्साइड बनाया। यानी कि उन्होंने सोडियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई होगी, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम की कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम की एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सो ऑन, ऐसे ही। तो उन्होंने ये देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इन दोनों से उन्होंने इसकी रिएक्शन कराई और उन्होंने सबको एक कार्ड पे हर एटम की, हर एलिमेंट की रिएक्शन कराते थे और एक उन्होंने कार्ड बनाया और कार्ड पे सारी चीजें लिखी, सारी प्रॉपर्टी लिखी कि उसकी हाइड्रोजन के साथ कराया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ कराया तो क्या हुआ। बाकी भी उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। मतलब कि उन्होंने सारा एक एलिमेंट का पूरा बायोडाटा लिखा कि किस तरीके की केमिकल रिएक्शन ये कर रही है, ठीक है ना। और उसके बाद उसको दीवार पे चिपका दिया। उसके बाद उन्होंने अरेंज करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अच्छा, ये जो लिथियम है, लिथियम जिस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, सेम वैसे ही सोडियम भी कर रहा है, ठीक है ना। सेम वैसे ही पोटेशियम भी कर रहा है। तो उन्होंने इनको एक ग्रुप में डाल दिया। उन्होंने देखा कि भैया बेरिलियम जिस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, सेम वैसे ही कैल्शियम भी कर रहा है, मैग्नीशियम भी कर रहा है। तो इसको उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया। उन्होंने देखा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये जिस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं सब सेम कर रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत मिलती है। तो उसको उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया।
ऐसे करके उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। और उन्होंने जब पीरियोडिक टेबल ये बनाया तो उन्होंने भी एटम को जो रखा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के आधार पर रखा था। ठीक है ना, उन्होंने किया ये बात समझ में आ गई। रखा कैसे, तो एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि जिसका एटॉमिक मास कम था उसको पहले, फिर उससे ज्यादा वाले को, फिर उससे ज्यादा वाले को, फिर उससे ज्यादा वाले, इस तरीके से उन्होंने रखा। तो यही सारी बातें मैंने यहां पे लिख रखी है, पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इन 1869 मेंडलीव फाउंड दैट when elements are arranged in the order of increasing atomic masses and the elements with similar chemical properties occur at regular interval। ठीक है ना, एटॉमिक मासेस के आधार पर रखा था और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर रखा था। केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उन्होंने प्रॉपर्टीज भी खोज ली थी। ठीक है ना, उस समय तक 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में रखा था, जो कि मैं अब दिखाने वाला हूं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो मेंडलीव का था उसके अनुसार क्या था, तो उसके अनुसार यही था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है, आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उनका मेन फंडा क्या था, उनका फंडा यह था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैंने सिर्फ यहां प्रॉपर्टीज लिखा है, कई किताब ऐसे भी लिखते हैं द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो मैंने प्रॉपर्टीज लिख के दोनों को इसमें रख दिया, फिजिकल भी और केमिकल भी। तो मेंडलीव ने देखा कि पीरियोडिक, जो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उसको किस आधार पे बनाया था, उसने देखा कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो एक पीरियोडिक फंक्शन में है, मतलब एक लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। किसके, एटॉमिक मासेस के, किसके, एटॉमिक मासेस के। बात समझ में आ रही है ना, तो उन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर रखा था। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस आधार पर है, तो एटॉमिक मासेस के आधार पर और प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। ठीक है ना, और जो हमारा आज का पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के आधार पे है, जो कि आप लोग आगे पढ़ते ही हो, अभी मैं पढ़ाऊंगा भी। ओके, अब आगे देखो, ये है आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब जरा बहुत ध्यान से इस टेबल को देखना और आज के टेबल से जरा इसको मैच करना। देखो इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, मैं एक एक करके दिखाता हूं, पहले समझ लो। थ्योरी तो सबको आती है लेकिन पहले इसको समझो। मेंडलीव ने भी क्या किया था, मेंडलीव ने क्या किया था, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स बनाए थे। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स बनाए थे, 7। देखो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, आई थिंक एक और बनाया था या 6 ही बनाए थे। लिखा तो 7 जाता है, पता नहीं इन्होंने इसमें 6 ही लिखा है। फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज। ओके, एक्चुअल में लिखा 7 जाता है और यहां पे तो 6 ही दिखाया जा रहा। एक बार इसको जरा कंफर्म करना होगा, ठीक है ना, एक बार इसको कंफर्म करके और आप लोग देखिएगा, मेरे ख्याल से 7 ही हैं। ओके, और इसमें जो ग्रुप्स हैं ना वो 8 ग्रुप हैं। आप देखिए यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में टोटल जो आपके ग्रुप हैं वो 8 हैं। लेकिन ये 8 ग्रुप जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप 8 ग्रुप देख रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि 8 ग्रुप सिर्फ 8 ही ग्रुप है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर जब आप देखोगे तब आपको एहसास होगा कि इसके अंदर भी कुछ हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 में देखो ये ए और ये बी, फिर ग्रुप नंबर 2 में देखो ए और बी, फिर 3 में भी ए बी, 4th में भी ए बी, 5th में भी ए बी, 6 में भी ए बी और 7 में भी ए बी, और 8 में तुम ध्यान से देखो तो यानी कि यहां पे 3 एलिमेंट हैं, यानी कि ए होगा, बी होगा और सी होगा। तो यानी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप तो थे, लेकिन वो अंदर भी सब ग्रुप में बटे हुए थे। बात समझ में आ रही है, वो अंदर भी सब ग्रुप में बटे हुए थे। तो जो ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 6 तक जो था,
वो उसके अंदर जो ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 7 तक, ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 7 तक वो दो दो सब ग्रुप में बटे हुए थे, और 8वां ग्रुप जो है वो 3 सब ग्रुप में बटा हुआ था। यह बात पूछी जाती है एग्जाम में, यह बात पूछी जाती है कि कितने ग्रुप थे और कितने सब ग्रुप थे, तो इसीलिए यह बात ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स ही थे, ठीक है ना, लेकिन यहां पे चूंकि 6 दिखाए गए हैं, मेरे ख्याल से एक हो सकता है इसमें ना लिखा हो या कुछ दिक्कत हो। हालांकि कहीं पे आप नेट पर भी देखोगे तो 7 ही होना चाहिए। मैं जरा एक बार देख लेता हूं, ठीक है, जरा वेट कीजिएगा। मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूं नेट पे, ठीक है ना। हाँ, 7 पीरियड्स ही हैं। एनसीईआरटी में यहाँ पे 6 दिखाए गए हैं, लेकिन हर जगह लगभग 7 ही लिखा गया है। बहुत सारे साइट्स हैं जिसपे कि यही लिखा गया है 7, ठीक है, 8 पीरियड। और कई लोग 6 भी लिख रहे हैं, कई लोग 7 भी लिख रहे हैं। ये तो कंफ्यूजिंग वाला मामला हो गया भाई, कई लोग 6 भी लिख रहे हैं। कई जगह 7 पीरियड्स भी लिखा गया है और कई जगह 6 पीरियड्स भी लिखा गया है, लेकिन मेरे ख्याल से 7 ही सबसे ज्यादा सही आंसर है, ठीक है। आप एक बार चेक जरूर कर लेना। चलो ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि हाँ, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे, और 8 ग्रुप जो थे उसमें से पहले से 7वें मतलब फर्स्ट से लेके 7 तक में 2 सब ग्रुप थे। जरा इस बात को पहले यहां पे नोट कर लो, मैंने यहां पे लिख भी रखा है, पहले इस बात को नोट कर लो, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देयर आर 7 पीरियड्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मेंडलीव में। तो लिखना है इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड्स, जो कि हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, आप जानते हैं, दाहिने से बाएं की तरफ, ठीक है। और देयर आर 8 ग्रुप्स यानी वर्टिकल कॉलम्स यानी ऊपर से नीचे की तरफ। और इसमें भी जो 8 ग्रुप्स थे, इसमें भी क्या है, फर्स्ट टू 7 मतलब पहले से 7वें तक का जो ग्रुप है, फर्स्ट टू 7 ग्रुप, ये किसमें डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है इनटू इनटू 2 सब ग्रुप्स, सब ग्रुप्स ए एंड बी, ए एंड बी। और जो 8वां आला है, जो 8th ग्रुप है, वो किस में डिवाइड है, वो 3 सब ग्रुप में डिवाइडेड है। तो 8th ग्रुप डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप्स, 3 सब ग्रुप्स। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 8 ग्रुप तो हैं टोटल, लेकिन पहले से 7वें तक का जो ग्रुप है वो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में भी डिवाइड है, और 8वां ग्रुप जो है वो 3 ग्रुप में डिवाइड है। आप यहां पे देख भी सकते हो। ओके, इसमें और क्या खास बात है, और देखो क्या खास बात है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मेंडलीव ने क्या किया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके और बहुत सारी चीजें उन्होंने की थी। तो इन्होंने यहां पे फॉर्मूला भी लिख दिया कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगी तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा, और हाइड्रोजन के साथ जब होगी तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा। देख लो ध्यान से, सबसे ऊपर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो मैं यहां पे सोडियम की बात कर रहा हूं, तो सोडियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा भैया, ये बनेगा ना Na2O, Na2O बनेगा ना, तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है R2O। जब पोटेशियम के साथ बनेगा तो क्या होगा, K2O, तो इसीलिए R2O। और जब हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो कैसा बनेगा, NaH बनेगा, KH बनेगा, LiH बनेगा, तो इसीलिए RH लिखा गया है। दूसरे ग्रुप का देख लो, दूसरे ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब +2 के होते हैं, तो इसीलिए BeO बनेगा, MgO बनेगा। हालांकि BeO तो बनता ही नहीं है,
कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे बनेगा, तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है RO। R मतलब कि ये मेटल जो इसमें है, और O। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर -1 होता है जब हाइड्राइड होता है, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन हमें लेने पड़ेंगे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा MgH2 CaH2। तो इसीलिए इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया गया RH2, जो कि आप यहां पे देख रहे हो। तो ये जो ऊपर लिखा गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही मत इग्नोर कर देना। कई बार स्कूल में इसको इग्नोर मार दिया जाता है, लेकिन इसको इग्नोर मत करना, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। सेम वैसे ही तीसरे चौथे और आगे आप लोग खुद देख सकते हो, इसमें अब कुछ बताने वाला नहीं है। जैसे मैं नाइट्रोजन का बता देता हूं, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 3 होती है ना, तो यानी कि हमें N के ऊपर 2 करना होगा, यानी कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे नाइट्रोजन के अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो हमें 2 नाइट्रोजन लेने होंगे और 5 ऑक्सीजन लेने होंगे, तभी तो ये 5 दूनी 10, क्योंकि नाइट्रोजन के अंतिम में 5 है, तो प्लस का 5 गुने 2 प्लस का 10 हो गया, और ये माइनस का 2 गुने 5 यानी कि माइनस का 10 हो गया, ठीक है ना। तो इस आधार पे इन्होंने बनाया था। फास्फोरस में भी सेम वैसे ही। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन को अगर देखा जाए तो ये नाइट्रोजन जो है, इसके साथ हाइड्रोजन 3 लगता है ना, हम लोग अमोनिया का फॉर्मूला भी पढ़ते हैं NH3, तो देखो इसका जनरल फॉर्मूला इन्होंने लिख रखा है RH3। तो कहने का मतलब यह कि मेंडलीव ने बहुत हद तक सारी चीजें बता दी थी। हालांकि ये चीजें नहीं पढ़ी जाती, वो बात अलग है कि आज के समय में पढ़ी नहीं जाती, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी थी। तो आप लोग इस पीरियोडिक टेबल से ये बात क्या क्या समझ गए कि इसमें पीरियड 7 होते हैं, ग्रुप 8 होते हैं, पहले से 7वें ग्रुप तक में सब ग्रुप भी होता है A एंड B, और 8वें में सब ग्रुप होता है A, B एंड C। तो ये पीरियोडिक टेबल ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम लोग अब आ जाते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के ऊपर। मतलब कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या अचीवमेंट थी, क्या खास बात थी, क्या क्यों ये ज्यादा इतना फेमस हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यही थी कि मेंडलीव वाज एक्सप्लेन्ड ऑल द 63 एलिमेंट्स विच वी आर डिस्कवर्ड। उस समय तक जो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे, जो कि खोजे जा चुके थे 63 एलिमेंट्स, उन सब 63 एलिमेंट्स को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, लगभग अच्छे से एक्सप्लेन किया, 100% तो नहीं, लेकिन लगभग लगभग सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया। दूसरा था कि मेंडलीव ने सक्सेसफुली कैटेगराइज किया था एलिमेंट्स को ऑन देयर एटॉमिक मासेस एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के आधार पे और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे इन्होंने बहुत हद तक कैटेगराइज किया था एलिमेंट्स को, और उसमें ये सक्सेस भी रहे। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो कि लिथियम सोडियम पोटेशियम को एक में रखा है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम को एक में रखा है, तो इन्होंने कैटेगराइज अच्छा किया था, ठीक है ना। जबकि मेंडलीव उतने अच्छे से नहीं कर पाए थे, डोबेनाइरर तो बहुत कम ही कर पाए थे, तो इन्होंने वो भी बहुत अच्छे से काम किया। तीसरा ये है कि मेंडलीव गेव द स्पेसेस फॉर द न्यू एलिमेंट्स। मतलब मेंडलीव जो थे यहां पे समझ जाओ कि भविष्यवाणी भी कर लिए थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो फ्यूचर में नए एलिमेंट्स आएंगे ना, उसका भी इन्होंने जगह दे दिया था कि अगर आएंगे तो वो यहीं पे रहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, जो कि आगे चल के डिस्कवर्ड हुआ था, लेकिन इसकी कल्पना मेंडलीव पहले ही कर चुके थे और उसके लिए जगह छोड़ चुके थे। और उन्होंने कहा था कि उसका नाम भी दे दिया था, उन्होंने कहा था कि भैया इक्का बोरोन। उन्होंने कहा था कि इक्का बोरोन जो होगा ये किसके लिए होगा, ये होगा फॉर, इक्का बोरोन जो होगा वो स्कैंडियम के लिए होगा। अभी मैं अंदर चार्ट में भी जाकर दिखाता हूं, पहले इसको समझ लो, स्कैंडियम के लिए। फिर उन्होंने एक नाम दिया था कि भैया इक्का एल्युमिनियम भी आएगा। इक्का मतलब कि अगला, उनके भाषा में इक्का का मतलब अगला होगा, तो उन्होंने कहा कि एल्युमिनियम के आगे भी आएगा, और उन्होंने उसका नाम क्या दिया था, गैलियम, ठीक है। उन्होंने कहा था कि भैया इक्का
सिलिकॉन भी आएगा, मतलब सिलिकॉन के ग्रुप में उसका अगला मेंबर भी आएगा फ्यूचर में, ना कभी भी, कभी भी ना कभी भी जरूर आएगा। तो इक्का सिलिकॉन दिया था किसके लिए? जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए। तो उन्होंने मतलब कि भविष्यवाणी भी कर दिया था। अब देखो मैं पीछे जाकर दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखो देखो यहां पे है गैलियम, ठीक है ना, यहां पे क्या है? गैलियम। तो देखो ये एल्युमिनियम के नीचे है कि नहीं, तो उन्होंने बता दिया था कि इक्का एल्युमिनियम के नीचे गैलियम आएगा, मतलब इक्का एल्युमिनियम गैलियम के लिए उन्होंने यूज किया था। ये देखो है सिलिकॉन और यहां पे है जर्मेनियम। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इसके नीचे जो आएगा वो इक्का सिलिकॉन आएगा, जो कि जर्मेनियम बाद में आया और यहां पे रखा गया। ठीक वैसे ही बोरोन, ये आपका मैं बात करता हूं बोरोन की, तो इसको जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन को जर्मेनियम के रखा रखा था और बोरोन को रखा था स्कैंडियम के लिए। देखो ये है आपका बोरोन, और यहां पे देखो इसी ग्रुप में नीचे की तरफ यहां पे है स्कैंडियम, ठीक है ना। तो यहां पर स्कैंडियम के लिए उन्होंने जगह छोड़ रखा था और यहां पे उन्होंने लिख रखा था इक्का बोरोन, और उन्होंने कहा था कि इसकी सेम यहीं पे आएगी और सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर आएगी। गैलियम को भी इन्होंने लिख रखा था। तो कहने का मतलब यह है कि 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये सारी चीजें सही साबित हुई। तो इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था पहले ही कि ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। उन्होंने क्या किया था? प्रेडिक्ट कर लिया था। और नाम आपके सामने है, नाम आप लोग देख ही सकते हो कि इक्का बोरोन रखा था किसके लिए? इक्का बोरोन नाम रखा था जो कि बाद में चल के स्कैंडियम कहलाया। इक्का एल्युमिनियम नाम रखा था जो कि बाद में जाके गैलियम कहलाया। और इक्का सिलिकॉन नाम रखा था जो कि बाद में जाके जर्मेनियम का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अचीवमेंट 3 हो गई। एक अचीवमेंट इनकी और थी, वो ये थी कि जब नोबेल गैसेस बाद में डिस्कवर्ड हुए ना, जैसे नोबेल गैसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं हीलियम, ठीक है ना, नियोन, आर्गन, ये सारे के सारे आप लोग जानते हैं ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, जो ग्रुप नंबर 18 में है आज के पीरियोडिक टेबल में। ये सारे के सारे, क्रिप्टॉन के बाद जिनॉन है, रेनॉन है, ये सारे हैं नोबेल गैसेस। तो ये सारे के सारे नोबेल गैसेस बाद में डिस्कवर्ड हुए, और जब बाद में डिस्कवर्ड हुए तो इनको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी रख दिया गया था, एक अलग ग्रुप बना के बोला गया कि एक जीरो ग्रुप बना दो और उसमें इन सबको लाइन से रख दो। तो यानी कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो कहीं से भी इधर उधर डिस्टर्ब नहीं हुआ। हमने एक नया ग्रुप बना दिया, जीरो ग्रुप, और उसमें रख दिया, ठीक है ना। तो ये भी उनकी अचीवमेंट थी कि नया एलिमेंट जब आया तो इनके पीरियोडिक टेबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसको एक अलग ग्रुप में डाल के हमने उसको अरेंज कर दिया। तो ये भी अचीवमेंट्स की बात समझ में आ रही है ना। देखो नोबेल गैसेस जो थे ना, नोबेल गैसेस बहुत कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका आउटर मोस्ट फुल होता है, तो ये किसी से रिएक्शन करते ही नहीं है। तो इसीलिए ये शुरुआत में नहीं खोजे जा चुके थे, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी चीजें, उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो ये सारे गैसेस, ये सारी एलिमेंट्स की खोज नहीं हो पाई थी। बाद में हुई, तो बाद में इसको रखा गया। तो इसको देखा गया कि ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी सेट हो सकता है, एक अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा, जीरो ग्रुप अंतिम में बना दो या शुरुआत में बना लो और वहां पे रख लो, ठीक है ना। तो नोबेल गैसेस डिस्कवर्ड लेटर बट इट नॉट डिस्टर्ब द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट वाज प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप कॉल्ड जीरो ग्रुप। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या लिमिटेशंस थी। मतलब कि कुछ तो बात होगी ना जिसके कारण से उनका फेल हो गया, कुछ तो उनमें डीमेरिट्स होंगी। तो हम लोग अब बात करते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या कमी थी जिसके कारण से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को हटा दिया गया, और आज के समय में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही पढ़ते हैं। हम लोग मेंडलीव नहीं पढ़ते ना, अरे भैया हम लोग आज के समय में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थोड़ी ना पढ़ते हैं, हम लोग तो मॉडर्न पढ़ते हैं जो कि हेनरी ने बनाया है, बोहर ने बनाया है। तो क्या वजह है कि हटा दी गई, अब उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, पहला
पहला जो इनका लिमिटेशंस था कि इन्होंने हाइड्रोजन को एक फिक्स जगह नहीं दिया। नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में कुछ बोला ही नहीं कि ये कहां रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना ये बहुत ही अजीब तरीके का एलिमेंट है। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि इसका जब तुम K-Lmn करोगे तो पहले सेल में ही एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बाकी सब तो खत्म ही हो गया। ये न्यूक्लियस हो गया और पहले सेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है और H+ बन सकता है, और ये भी कर सकता है कि ये क्या करे कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन और यहां पे ऐड कर ले और ले ले और 2 बन जाए हीलियम के तरीके, हीलियम बन जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हीलियम बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन चूंकि ये लेगा ना तो H का माइनस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के पास 2 रास्ते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के H+1 बन जाए या एक इलेक्ट्रॉन लेके H-1 बन जाए। तो जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके H+1 बन जाएगा तो क्या ये सोडियम के तरीके, लिथियम के तरीके, पोटेशियम के तरीके बिहेव करने लगेगा कि नहीं? और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और H-1 बन गया तो क्या ये F-1, Cl-1, Br-1 की तरीके बिहेव करने लगेगा कि नहीं? I-1, ठीक है ना? फिर एक चीज और भी देखा गया कि जिस तरीके से NaCl, KCl बनता है वैसे ही HCl भी बनता है। उसके बाद देखा गया कि जैसे कि मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब रिएक्शन करते हैं सोडियम मैग्नीशियम के साथ, वैसे ही हाइड्रोजन भी कर लेगा, जैसे Na का प्लस और H का माइनस। बात समझ में आ रही है? एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH3। मतलब ये यहां पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप नंबर 1 के तरीके भी बिहेव कर सकता है आज के मॉडर्न के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम के तरीके भी, और ग्रुप नंबर 17 जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है उसके हिसाब से भी अपनी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो इस बात को मेंडलीव नहीं समझा पाए थे। मेंडलीव के पास इनका कोई जवाब नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसीलिए इसके एक्सप्लेनेशन में यह बात लिखी जाती है कि हाइड्रोजन कुड बी प्लेस्ड इन एल्कली मेटल ग्रुप यानी ग्रुप 1 एज वेल एज इन हाइड्रोजन हैलोजन ग्रुप नंबर 17। thus इस प्रकार से मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन नहीं बता पाए थे मेंडलीव, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 में भी आ सकता है और ग्रुप नंबर 17 में भी आ सकता है। रीजन भी मैंने आपको समझा दिया। दूसरी बात करते हैं, दूसरा ये देखो जो दूसरा है, दूसरा जो था, हम आज के समय में शायद अभी आप लोग ना जानते हो, एक चीज होती है आइसोटॉप्स, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं उसके बारे में पहले बता देता हूं, इसीलिए मैंने यहां लिखा है, फिर मैं बताता हूं कि क्या नहीं बता पाए थे मेंटली। आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। आइसोटॉप्स ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट लगभग, बट लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। उस तरीके के एटम्स को हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। जैसे देखो, लगभग बहुत सारे एटम्स जो हैं वो अपने आइसोटॉप्स बनाते हैं। जैसे मैं कहूं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आइसोटॉप्स के हाइड्रोजन जो होता है वो, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मास 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने के बावजूद कई बार क्या होता है, इसका मास 2 हो जाता है। यहां पे लिख दो, अच्छा लगेगा। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही रहता है लेकिन मास 3 हो जाता है। अच्छा, मास 3 हो गया मतलब उसके अंदर न्यूट्रॉन का चेंजमेंट हो गया। तो ये बात ध्यान रहे कि हाइड्रोजन जो है वो 3 रूप में एग्जिस्ट करता है, 1H1, 1H2, 1H3। इसके बारे में डिटेल में हायर क्लास में पढ़ोगे आप लोग। लेकिन इस बात को मेंडलीव नहीं समझा पाए थे कि अगर हाइड्रोजन जो है एटॉमिक नंबर भले ही 1 है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है, लेकिन अगर उसका मास 1 नहीं हो के 2 हो या 2 ना हो के 3 हो,
तो उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं किया था मेंडलीव ने। ठीक है ना। ऐसे ही आइसोटॉप्स ऑक्सीजन की भी होती है। आइसोटॉप्स ऑफ अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का वैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास जनरली हम लोग 16 पढ़ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो 17 एटॉमिक मास पर भी एग्जिस्ट करता है और 18 पर भी एग्जिस्ट करता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्यों 17-18 हो जाता है? तो न्यूट्रॉन के कारण। ठीक है ना। अब ये हायर स्टडी की बात है, यहां पे मैं नहीं समझा सकता। तो इस बात को मेंडलीव नहीं समझा पाए थे। इस बात को मेंडलीव नहीं समझा पाए थे। द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे मेंडलीव कि इसको कहां रखा जाए, क्या किया जाए, इसके बारे में कुछ भी कमेंट उन्होंने नहीं किया था। ओके। क्लोरीन का भी आइसोटॉप्स होता है। क्लोरीन का भी होता है। क्लोरीन 35 में भी एग्जिस्ट करता है और 37 में भी करता है। ठीक है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है ना, 17। तो इसका एटॉमिक मास हम लोग 35 मान के चलते हैं, लेकिन क्लोरीन कई बार 37 भी हो जाता है। तो इस तरीके से कई के होते हैं, ये तो मैंने 2-3 ही लिखे। बात समझ में सबको आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तीसरा जो था मेंडलीव का जो लिमिटेशंस था वो था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था इन्होंने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा था, लेकिन खुद के ही टेबल में इन्होंने कई जगह गलतियां की। क्या क्या गलतियां की? देखो, इन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा और कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 58.9, इन्होंने लिखा भी था। और उसके बाद इन्होंने निकिल का रखा, जबकि निकिल का है 58.7। तो इन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा, निकिल को बाद में रखा। अरे भैया, तुम एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हो, एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में, तो जिसका कम है उसको पहले रखोगे ना। तो निकिल को आपको पहले रखना चाहिए ना, लेकिन इन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा, निकिल को बाद में रखा। अब हो सकता है कि उस समय ऐसी व्यवस्था ना हो, ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप ना हो, जिस कारण से ये सही से वजन ना कर पाए हो। ठीक है ना। ये सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हो। इनको लगा होगा कि निकिल का ही मास ज्यादा है। मतलब हो जाती है ना, क्योंकि ये समझ रहे हो ना, माइक्रोस्कोप लेवल की बात हो रही है, कितना छोटी छोटी चीजों की। तो निकिल का इनको लगा होगा कि ज्यादा है तो आगे रख दिया, कोबाल्ट का लगा होगा कम है तो कम पीछे रख दिया, लेकिन बाद में देखा गया तो कोबाल्ट का ज्यादा है, निकिल का कम है। ठीक है ना, निकिल का कम है। तो यहां पे ये मात खा गए। तो यानी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इसीलिए कहा जाता है कि 100% तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक सही है। तो ये बात भी ध्यान रखना कि एटॉमिक मासेस के आधार पे ही इन्होंने रखा था, लेकिन खुद ही ये फेल हो गए। मतलब एटॉमिक मास भी फेल हो गया एक दो जगह पे। चलो, चौथा लिमिटेशंस, अंतिम लिमिटेशंस इनका ये था कि नोबेल गैसेस जो बाद में आए इसके लिए उन्होंने कोई प्लेस नहीं दिया था, जबकि उन्होंने इक्का उक्का करके कई दिया था ना, इक्का बोरॉन इक्का एल्युमिनियम करके दिया था, लेकिन नोबेल गैसेस के लिए इन्होंने जगह नहीं दिया। हमने बाद में जीरो ग्रुप बना के डाला, ये हमने किया, बाद की साइंटिस्टों ने किया। उन्होंने कोई जगह नहीं दिया। उन्होंने नहीं कहा कि हाँ मैं एक जीरो ग्रुप भी बना रहा हूं जिसमें कि आगे चल के ऐसे एटम को रखना, ऐसे एलिमेंट को रखना जो कि इनर्ड हो, जो रिएक्टिव ना हो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो ये भी उनकी लिमिटेशंस में ही आ जाती है कि उन्होंने इस नोबेल गैसेस के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। तो ये 4 लिमिटेशंस आप लोग ध्यान रखना और इसको अच्छे से याद करना, इसको नोट डाउन करना। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मेंडलीव की अचीवमेंट्स क्या थी, तो वो पहले वाले 3-4 जो मैंने बताए वो लिखना। मेंडलीव की लिमिटेशंस क्या थी तो ये लिखना। ठीक है ना। किसी पॉइंट को अगर वो समझाने को कहे तो तुम समझा भी सकते हो। ये वाला सवाल कई बार पूछा जाता है, ये पहला वाला नो फिक्स्ड पोजीशन, वो पूछते हैं तो तुम्हें ये दोनों बातें एक्सप्लेन करनी होगी कि हाइड्रोजन -1 भी होता है, +1 भी होता है। तो इस कारण से वो ग्रुप नंबर 17 की तरह भी होता है, ग्रुप नंबर 1 की तरह भी होता है। और इस बात को मेंडलीव अच्छे से नहीं बता पाए थे, आपको ऐसे लिख के दिखाना होगा। बात समझ में आ रही है ना। चलो, तो ये मेंडलीव का तो बात खत्म हुआ, लेकिन इस पे कुछ सवाल हैं, उसको जरा एक बार कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल और आज के पीरियोडिक टेबल में जब आप कंपेयर करोगे ना तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी आपको। करके खुद से देखना, एनसीईआरटी में भी दिया है, आप खुद से करके देखना। आज के पीरियोडिक टेबल में भी क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, मेंडलीव में भी है।
फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, आज में भी मेंडेलिव में भी है। तो बहुत सारी सिमिलरिटी है, ठीक है ना, बहुत सारी सिमिलरिटी है। तो जरा उसको एक बार कंपेयर करके देख लेना आप लोग। चलो मैं सवाल डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल आपका है, पहला सवाल जो है वो है कि भैया मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल का यूज करते हुए इन सब का ऑक्साइड आपको लिखना है। ओके, तो ये जो के है हम जानते हैं इसका वैलेंसी 1 होता है। अरे के की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। फिर उसके आगे कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। उसके आगे एल्युमिनियम है, इसकी वैलेंसी 3 होती है। सिलिकॉन है तो कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु 4 होती है। और बैरियम की 2 होती है, प्लस का 2 होता है। तो अगर इसके हम ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स क्या बनेगा? ऑक्साइड्स क्या बनेगा? जाहिर सी बात है K2O बनेगा। यहां पे क्या बनेगा? CO2 बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है ना। एल्युमिनियम के साथ क्या बनेगा? Al2O3 बनेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और एल्युमिनियम +3 होता है तो 3 दूनी 6। सिलिकॉन के साथ क्या बनेगा? यह बनेगा SiO2, ठीक है ना। और बैरियम के साथ क्या बनेगा? तो बैरियम +2 का, ऑक्सीजन -2 का, BaO2। अच्छा, मेंडेलीव के हिसाब से क्या बनेगा? ये तो मान के चलो हमने आज के हिसाब से बनाया, सवाल आपका यहां पे खत्म हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेंडेलीव्स के हिसाब से क्या बनेगा? मेंडेलीव जो R वाला बना रहा था ना, R और O में रिलेशन करके, वैसे क्या बनेगा? तो देखो, क्या यहां पे R2O हो जाएगा कि नहीं? क्या यहां पे RO2 हो जाएगा कि नहीं? क्या यहां पे R2O3 हो जाएगा कि नहीं? क्या यहां पे RO2 हो जाएगा कि नहीं? क्या यहां पे RO हो जाएगा कि नहीं? तो पूछे कि ऑक्साइड्स बनाओ, तब तो मेरे ख्याल से ये आंसर सही है। लेकिन वो कहें नहीं, मेंडेलीव का बनाओ। हालांकि यहां पे सवाल किया गया है यूज मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, तो आप दोनों लिख देना। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल से यूज करना है तो ये मेंडेलीव का है और ये आज के समय का है, ठीक है ना। तो ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, ये दोनों लिख दीजिएगा तो ज्यादा सही है। ओके, दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिसाइड्स गैलियम, मतलब गैलियम के अलावा विच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वेर लेफ्ट बाय मेंडेलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल। कौन सा एलिमेंट है जिसके लिए मेंडेलीव ने जगह छोड़ रखी थी? तो गैलियम के अलावा वहीं स्कैंडियम है और जर्मेनियम है, ठीक है ना। ये तो मैं बता ही चुका हूं। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल है व्हाट वेयर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडेलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो इनमें 2 क्राइटेरिया थी। आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे ही यूज्ड 2 क्राइटेरिया इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। पहला वाला क्या है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पहला वाला क्या है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। लिखोगे ही यूज्ड 2 क्राइटेरिया इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। पहला है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, और दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा लिखोगे कि इन्होंने सिमिलर ग्रुप्स बनाया था जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। मेरी बात समझ रहे हो ना? इन्होंने ग्रुप्स बनाया था ना, जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम की एक जैसी इनको प्रॉपर्टीज लगी तो उसको एक साथ रख दिया। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की एक जैसी प्रॉपर्टीज लगी तो एक साथ रख दिए, ठीक है ना। तो ग्रुप्स में इन्होंने प्रॉपर्टीज के आधार पर किया था, लेकिन पीरियड्स में जो लगातार बढ़ाते गए थे वो एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने बढ़ाया था। तो ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने क्या किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शनें कराई थी, ठीक है। चौथा देखते हैं, वाई डू यू थिंक द नोबेल गैसेस आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि नोबेल गैस को एक अलग ग्रुप में रखना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनर्ट हैं, मतलब अनरिएक्टिव हैं। आप लोग लिखना कि बिकॉज दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, मतलब कि इनका जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हैं, तो इसीलिए किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो आप लोग लिख देना आई थिंक दैट
their outermost electrons are completely filled. That's why they do not react to any other elements. It means they are unreactive. So I think कि नोबल गैसेस को एक अलग ग्रुप में रखो। बात सही आ रही है ना? चलो, तो आप लोग ये सारी बातें समझ गए होंगे। आई होप कि मेंडलीव के बारे में आप लोगों को जो भी चीज मुझे बतानी थी मैंने बता दी। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था? तो वो था कि कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज किस आधार पे है? तो बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के आधार पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। चलो ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ओर बढ़ेंगे। मेंडलीव्स की कहानी खत्म हो गई, इसके बाद हेनरी आए थे और हेनरी ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।